दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी R3B के बारे में। जीएसटी R3B का रिटर्न जैसा है कि ऑनलाइन भी फिलअप किया जाता है और प्लस ऑफलाइन भी। तो आज का जो हमारा ये जो वीडियो है ये ऑनलाइन से संबंधित है। अगर ऑफलाइन भी अगर आप करते हो तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जीएसटी R3B में जितने भी जो टेबल होते हैं तो उसमें कौन सा डेटा हमारा फिलअप किया जाता है। कई टाइप के हमारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, चाहे वो सेल से रिलेटेड हो या फिर आईटीसी लेने से रिलेटेड हो। तो मैं आपको आज ये बताऊंगा पूरा डिटेल में आपका सेल जिस भी नेचर का हो या फिर आपका आईटीसी जिस भी नेचर का हो तो हमें कौन सा डेटा कौन से टेबल में हमें फिलअप करना है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप एक किसी का जीएसटी R3B का रिटर्न फाइल अगर आप करते हो तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर आपको जीएसटी R3B का रिटर्न फाइल करना है तो पहले आपको अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से आपको जीएसटी के पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है ना। लॉगिन आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद डैशबोर्ड पर हम लोग आते हैं और हम लोग क्या ऑप्शन लेते हैं, फाइल रिटर्न। तो मैं भी यहाँ पर से ले रहा हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर से फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करते हैं, देन मंथ, ठीक है ना। उसके बाद सर्च। यहाँ पर नीचे आप देखो जीएसटी R3B दिख रहा है ना, यहाँ पर ऑनलाइन है और ऑफलाइन है। तो मैं जा रहा हूँ ऑनलाइन। इसे आपको ओके करके आगे बढ़ जाना है। अब आप आइए, देखिए यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, है ना। मैं आपको बता दूं अगर आप पे जीएसटी R3B का रिटर्न फाइल करते हो ना, जिस तरह का आपका ट्रांजैक्शन है यानी कि डेटा है उसी के हिसाब से आपको चेक मार्क करना होता है। या तो यस रहेगा या तो नो रहेगा। यानी कि अगर किसी कॉलम में अगर आपका डेटा नहीं आता है तो उसे नो रखना है, ठीक है ना। अगर आप इसे यस कर देते हो और आगे जा कर के उसे ब्लैंक छोड़ देते हो तो फिर आपका जीएसटी R3B रिटर्न फाइल होने वाला नहीं है। बैक आकर के आपको उसे नो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको तेज़ी से बता देता हूँ कि ये सब टेबल क्या है। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी तो आप आगे फिलअप कर पाओगे ना। पहला वाला जो ऑप्शन जो दिया हुआ है ये वाला, ये नील रिटर्न के लिए है। मेरी बात को समझे ना। अगर आपका नील रिटर्न अगर है यानी कि जीएसटी R3B में आपका कोई डेटा नहीं है, ना ही परचेज है ना ही सेल है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, नील रिटर्न। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ, आदमी लोग ये समझते हैं कि भाई सेल तो नहीं है, ठीक है ना, लेकिन परचेज तो है, तो वो भी इस बात को समझते हैं कि ये हमारा नील रिटर्न है। लेकिन नहीं, वो आपका नील रिटर्न नहीं कहलाएगा। नील रिटर्न का माने होता है ना ही परचेज ना ही सेल। और अगर आपका सेल नहीं है, परचेज है, तो फिर आपका वो नील रिटर्न नहीं कहलाएगा। वो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं ना, डू यू हैव एनी क्लेम रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको इसे यस करना पड़ेगा, सिर्फ इसे, बाकी सबको नो करके नेक्स्ट करना पड़ेगा। मेरी बात को आप समझे ना। तो जिस टाइप के आपके लेन देन हो उसी टाइप का आपको यहाँ पर चेक मार्क करना है। चलिए अब मैं आपको जल्दी से बता दूं, पहला वाला तो हो गया भाई आपका, क्या हो गया, नील रिटर्न, ठीक है। अगर है तो यस कीजिएगा, बाकी सब आपका ये बाय डिफॉल्ट ये आपका हाईलाइटेड होना बंद हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या है, जो बी है, हैव यू मेड एनी सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज, यानी सीधी सी बात है, अरे भैया आपने कोई माल बेचा है। इसमें क्या कह रहा है, इंक्लूडिंग नील रेटेड, एग्जाम्प्टेड एंड नॉन जीएसटी सप्लाई, यानी कि किसी भी टाइप का अगर आपने माल बेचा हो जिसमें नील रेटेड भी शामिल है, एग्जाम्प्टेड भी है और नॉन जीएसटी भी है। मेरी बात को समझे ना। और रिसीव एनी सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज ड्यूरिंग द पीरियड, मेरी बात को समझे ना। अगर आपने किसी भी टाइप का माल बेचा हो जो कि टैक्सेबल भी हो सकता है, नील भी हो सकता है, एग्जाम्प्टेड भी हो सकता है, नॉन जीएसटी भी हो सकता है, ठीक है, प्लस लायबल टू रिवर्स चार्ज। अब रिवर्स चार्ज क्या होता है मैं अभी आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपका इस तरह का कोई लेन देन हुआ है तो आपको टेबल नंबर 3.1 को क्या करना है, यस, और नहीं है तो आपको क्या कर देना है, नो। मेरी बात को समझे, तो मैं रखूंगा यस। चलिए, हैव यू मेड एनी इंटर स्टेट सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन और यूआईएन होल्डर, टेबल नंबर यहाँ पर दिया हुआ 3.2। अब ये क्या बोल रहा है, हैव यू मेड एनी इंटर स्टेट सप्लाई, क्या आपने कोई एक राज्य से दूसरे राज्य को माल बेचा है। तो किसे बेचा है भाई, यहाँ बोल रहा अनरजिस्टर्ड पर्सन,
मेरी बात को समझे ना, या फिर कंपोजिशन वाले को, या फिर यूआईएन होल्डर वाले को, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वाले होल्डर को। अगर आपने इस तरह का कोई माल दूसरे राज्य में बेचा है जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन वाला है, कंपोजिशन वाला है, या फिर आपका यूआईएन होल्डर वाला है, तब आप उसे क्या करेंगे, यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना। चलिए उसके बाद हम देखते हैं डी, डू यू हैव एनी क्लेम रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन परचेज ऑफ गुड्स और रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज। सिंपल सी बात है भैया, क्या आपको आईटीसी लेना है? क्या आपने कोई माल परचेज किया है या सर्विस आपने बाय किया है जिसके अगेंस्ट में आपने टैक्स पे किया है, आप उसका आईटीसी लेना चाहते हैं? अगर लेना चाहते हैं तो यस करेंगे और नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है ना। अब आगे चलिए, हैव यू रिसीव्ड एनी नील रेटेड exempt और नॉन जीएसटी सप्लाई ड्यूरिंग दिस टैक्स पीरियड। टेबल नंबर 5 यहां पर दिया हुआ। साहब ये कह रहा है क्या आपने साल के दौरान में कोई नील रेटेड, एग्जैम्प्टेड या नॉन जीएसटी आपने कोई माल परचेस किया है? मेरी बात को समझे ना। यहां पर देखिए, डू यू हैव रिसीव एनी, यहाँ पे बेचने का जिक्र नहीं है, यहाँ पर खरीदने का जिक्र है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने इस टाइप का कोई लेन देन किया है, आपका डेटा है उस महीने में, तो इसे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। मेरी बात को समझ गए। और हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डू यू हैव एनी इंटरेस्ट और लेट फी। अगर आपका कोई लेट फी अगर बनता है तो ये बाय डिफॉल्ट आपका यस रहेगा। जैसे देखिए मेरा यहाँ पर यस है बाय डिफॉल्ट, देखिए दिख रहा है ना, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यस है। वो इसलिए यस है कि भैया मेरा पिछले महीने में डिले हो गया था 2 दिन जीएसटीआर 3B को रिटर्न फाइल करने में, ठीक है ना। तो इसमें हमें चेक अनचेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। मेरी बात को समझ गए। चलिए, तो अगर इतना सारा काम अगर आप कर लेते हैं तो हम ये पड़ाव पार कर जाते हैं, समझ गए। चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे सारा टेबल मौजूद है ना। मैंने कहा आपको उसी को वहां पर यस करना है जिससे रिलेटेड आपका डेटा है। डेटा नहीं है तो फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर मैंने जैसे ये वाला जो ऑप्शन है टेबल नंबर 5, मैंने इसे यस करके आगे तो ला दिया, लेकिन अगर मैं इसे ब्लैंक छोड़ दूंगा तो फिर हमारा जीएसटीआर 3B का रिटर्न फाइल नहीं होगा, वो एरर आएगा। भाई इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना, मेरी बात को समझे ना। तो इसे आपको नो कर देना था, ठीक है। चलिए पहले हम लोग चलते हैं, ये जो आपका टेबल है ना 3.1, पहले इसके अंदर चलते हैं, ठीक है। देखिए अब इसके अंदर क्या होता है, साफ है कि भैया इसमें आपको अपने सेल का डिटेल देना है। और आपको पता है ना जीएसटीआर 3B बोले तो आपका जो सेल होता है ना उसका समरी देना। बिल वाइज डिटेल्स आपका जीएसटीआर 3B में नहीं दिया जाता है। बिल वाइज का डिटेल्स आपका इसी के अगेंस्ट में जीएसटीआर 1 में दिया जाता है, ठीक है ना। जिसका ड्यू डेट पहले है, आपको पहले उसका रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, चाहे वो 3B का हो चाहे जीएसटीआर 1 का हो। मेरी बात को समझे ना। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि भैया यहाँ पर आपको समरी देना है। किसका देना है? सेल का। अब जिस नेचर का भी सेल हो, अब आइए, अब यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है नेचर ऑफ सप्लाई, यहाँ पर दिया हुआ टोटल टैक्सेबल वैल्यू, कॉलम देखिएगा ये आपका टैक्सेबल वैल्यू है। फिर यहाँ पर IGST का कॉलम है, यहाँ पर CGST, यहाँ पर SGST, यहाँ पे शेष दिया हुआ है। क्लियर है। अब पहला वाला देखिए यहाँ पर A है, ये क्या बोलता है? आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। सीधी सी बात बोल रहा है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, यानी कि हमने टैक्सेबल माल को सेल किया अदर देन, छोड़ करके, किसे? जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जैम्प्टेड। यानी कि ये वाला जो आपका जो कॉलम दिया हुआ है ना, ये ओनली फॉर टैक्सेबल गुड्स के लिए दिया हुआ है या फिर टैक्सेबल सर्विसेज के लिए। मेरी बात को समझे ना, जिस पे के टैक्स को चार्ज किया जाता है। अब बाकी जो आपका जीरो है, नील है, एग्जैम्प्टेड है, उसका फिगर यहाँ पे नहीं देना, उसके लिए नीचे दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है? टोटल टैक्सेबल वैल्यू। यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू डालना है। आप टैक्सेबल वैल्यू किसको बोलते हैं? मिसाल के तौर पे 100 रुपया माल का दाम है, 5 रुपये का GST है, तो टोटल माल का वैल्यू कितना हो गया? 105 रुपया, ठीक है। हमने कस्टमर से 105 रुपये ले लिया। अब इसमें से टैक्सेबल वैल्यू कौन होगा? 100 रुपया, आपको याद रखना, ठीक है ना। जिस पे टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है वही हमारा टैक्सेबल वैल्यू कहलाता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर आपको क्या डालना है? टैक्सेबल वैल्यू डालना है, ठीक है। उसके बाद आइए IGST। अब जैसे कि क्या है, अगर आपका कोई इंटर स्टेट अगर सेल होगा तो आपने IGST तो लिया होगा ना। वेरी सिंपल। तो आपको क्या करना है? IGST का फिगर यहाँ पे डालना है,
प्लस अब यहाँ पर आइए CGST और SGST है। अगर आपने लोकल माल सेल किया है यानी अपने ही राज्य के अंतर्गत, तो फिर आपको CGST और SGST का फिगर आपको यहाँ पे डालना है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर डाल दिया 2000 रुपया, ऐसे समझिए, ठीक है ना। 2000 रुपये मैंने यहाँ पर फिगर मैंने पुटअप किया। अब 2000 रुपये में क्या है ना, मैं मान लेता हूँ कि 1000 रुपया हमारा लोकल था और 1000 रुपया हमारा इंटर स्टेट का था। मेरी बात को समझे ना। तो यहाँ पर IGST कितना हो जाएगा, 1000 का 5% आपका कितना हो जाता है भाई, 50 रुपया होता है, बोलिए हाँ, ठीक है ना। और 1000 हमारा लोकल सेल है तो कितना हो जाएगा, 50 का आधा आधा 25 रुपया। देखिए जैसे मैं 25 करूंगा बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 25 रुपया आ जाता है। यानी कि ये जो 2000 रुपया जो है ना, इसमें हमारा 1000 रुपया लोकल सेल है और 1000 रुपया हमारा इंटर स्टेट का सेल है। मेरी बात को आप समझे ना। तो आपको इस टाइप से यहाँ पर लेन देन का ब्यौरा आपको देना पड़ेगा और मैं यहाँ पर समरी दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब बात रही शेष की, तो शेष यहाँ पर अप्लाई आपका नहीं होगा। शेष जहाँ पर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वहाँ पर शेष अप्लाई किया जाता है, तो इसे हम ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला वाला कॉलम आपका क्लियर हो गया। अब आइए दूसरे कॉलम में, ऑटोवा टैक्सेबल सप्लाई, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या दिया हुआ, जीरो रेटेड। अब यहाँ पर जीरो रेटेड का मतलब समझिए, जीरो रेटेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं यानी कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आप माल को निर्यात करते हैं तो वह हमारा एक्सपोर्ट कहलाता है। अब देखिए एक्सपोर्ट जो होता है ना, वो दो तरीके से किया जाता है। एक होता है एक्सपोर्ट विथ IGST और एक होता है एक्सपोर्ट विदाउट IGST। अब सवाल ये उठता है कि आप जिस फर्म में काम कर रहे हो या फिर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, जिस पार्टी का एक्सपोर्टर तो है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो विदाउट IGST है या विथ IGST है। अगर वो एक्सपोर्टर विदाउट IGST है तो सिर्फ उसका यहाँ पर टैक्सेबल फिगर आप डालिएगा, क्योंकि वो GST तो गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहा। मेरी बात को समझे ना। तो सिर्फ हम यहाँ पर फिगर डाल देंगे, मान के चलो कि 50,000 रुपया उसने एक्सपोर्ट किया, क्या था, विदाउट IGST। और आपको पता है ना, इस पर मैंने कई सारे वीडियोस में मैंने अपलोड किए हुए हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। विदाउट IGST मतलब उसने एक्सपोर्ट करते समय GST पे नहीं किया गवर्नमेंट के। क्यों? उसने अपना लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो बॉन्ड होता है उसने बैंक से अपना इशू करा लिया है, जिसकी वजह से उसे टैक्स पे करना नहीं होता है। मेरी बात क्लियर है। आप अगर वो GST पे करता तो फिर आप यहाँ पर IGST के कॉलम में वो टैक्स भरते। क्लियर है ना। चलिए अब आते हैं सी में। सी क्या बोलता है, अदर आउटवर्ड सप्लाईज। अब क्या बोल रहा है, अदर आउटवर्ड सप्लाई। देखिए टैक्सेबल का काम हो गया पहले वाले में, दूसरे में एक्सपोर्ट का काम हो गया, और तीसरा क्या बोल रहा है, अदर आउटवर्ड सप्लाई। कौन है भाई इसमें, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू के ही कॉलम है, बाकी कोई टैक्स का कॉलम यहाँ पर हाईलाइटेड नहीं है। क्योंकि भैया जब नील रेटेड होगा, एग्जेम्प्टेड होगा, तो क्या उस पर टैक्स हम लेंगे कस्टमर से, बिल्कुल नहीं लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाला फिगर डालना है। मान के चलो कि 25,000 का हमारा कोई ऐसा लेन देन हुआ। क्लियर है ना। चलिए अब और आगे चलिए। अब ये क्या बोलता है, इनवर्ट सप्लाई, ब्रैकेट में दिया लायबल टू रिवर्स चार्ज। इनवर्ट सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई का माने क्या होता है, खरीदना। समझे ना। इनवर्ट सप्लाई का माने क्या होता है, क्रय करना। आउटवर्ड सप्लाई का माने होता है बिक्री करना, यानी कि बेचना। लायबल टू रिवर्स चार्ज। अब ये रिवर्स चार्ज क्या होता है, आपको तुरंत 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। रिवर्स चार्ज का माने होता है कि भाई हमने जो टैक्सेबल आइटम जो परचेस किया है या टैक्सेबल सर्विस को परचेस किया, वो किसी अनरजिस्टर्ड से परचेस किया। मेरी बात को समझे ना। तो जो कि अनरजिस्टर्ड डीलर होते हैं वो तो हमसे टैक्स नहीं लिए ना, क्योंकि वो तो अनरजिस्टर्ड है। हमने उनसे खरीदा टैक्सेबल आइटम, उसने टैक्स लिया नहीं, हमने दिया नहीं, तो क्या गवर्नमेंट को पैसा जाएगा टैक्स का, तो नहीं गया ना। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, भैया तुम तो अपना आपस में लेन देन कर लिए, मेरा हिस्सा कहाँ गया। तो गवर्नमेंट कहती है चलो सेलर के पास GST नंबर नहीं है, उसने तो माल सेल कर दिया, परचेजर तो रजिस्टर्ड है, इसलिए परचेजर की जिम्मेदारी होती है कि उस सेलर के बिहाफ में उस पर टैक्स वो भरे, और वो टैक्स अपने पॉकेट से भरना होता है। इसी को कहते हैं रिवर्स चार्ज। मेरी बात समझे ना। अब क्या होता है कि हमने माल तो खरीद लिया,
अब उसके बिहाफ में हम ही को अपने पॉकेट से टैक्स भरना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट कहती है अभी पॉकेट से पैसा दे दो, फिर बाद में इसका आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, यानी कि हम इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। अगर इस तरह का अगर आपका कोई लेन देन हुआ है उस पार्टिकुलर मंथ में, जिस मंथ में आप जीएसटी और 3B का रिटर्न फाइल करने जा रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पर वो डेटा आपको फिलअप करना पड़ेगा। मेरी बात को आप समझे? चलिए, तो मैं मान लेता हूं कि 10,000 का हमने कोई माल हमने अनरजिस्टर्ड से हमने बाय किया और वो लोकल था 5% का। अब अगर 10,000 उसका टैक्सेबल वैल्यू है तो 10,000 का अगर आप 5% निकालते हो तो आपका कितना निकल जाता है भाई? 500 रुपया। तो 250। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, अब ये सारा कॉलम तो हमारा सेल का हो गया। लास्ट क्या आता है? नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई। अब नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई क्या होता है? कौन सा ऐसा माल बेचा जो कि नॉन जीएसटी होता है? नॉन जीएसटी आइटम वो है जिसे जीएसटी से बाहर रखा गया है। बोले तो आपका पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है ना? अगर आप पेट्रोल एंड डीजल जैसे पदार्थ को अगर आप सेल करते हो तो वो आपका क्या कहलाता है? नॉन जीएसटी। मेरी बात क्लियर है? क्योंकि वो जब जीएसटी से ही बाहर है तो देखो यहाँ पर कोई भी इसका टैक्स का कॉलम हाईलाइटेड नहीं है। तो भाई कहने का ये मतलब है आप किसी भी नेचर का आप सेल करो, इसमें से किसी न किसी कॉलम में आपका डेटा फिलअप होने वाला है। अब आपको क्या करना है? इसे कंफर्म कर देना है। ठीक है, चलिए इसे आप लोग कंफर्म कीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है? कंफर्म तो हो गया, देखिए ऊपर भी आपको डेटा दिख रहा है, फिर आपको सेव भी करते चले जाना है। चलिए, अब हम लोग आगे आते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा वाला कॉलम क्या बोलता है? 3.2 का इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग घुसते हैं। अब यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है ना कि 3.2 ऑफ द सप्लाई शोन इन 3.1 ए डिटेल ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड यूआईएन होल्डर। अब सीधी सी बात ये बोल रहा है कि भैया आपने जो 3.1 के ए वाले कॉलम में जो आपने सेल का फिगर दिखाया है, तो इस वाले कॉलम में ये बताओ कि उसमें से कितना सेल आपने इंटर स्टेट वाले को, जो कि अनरजिस्टर्ड है, कंपोजिशन है या फिर यूआईएन है, ये फिगर आपको अलग से नहीं दिखाना। मेरी बात को समझे ना? ये वही फिगर है जो अभी आपने सेल को नहीं दिखाया। मेरी बात को समझे ना? ये यहाँ पर वही फिगर को आपको छाट के दिखाना है जो अभी आपने सेल में दिखाया। सेल बोले तो 3.1 अभी जस्ट हम लोगों ने किया ना, बस उसी में से आपको ये बताना है कि बस अब हमको ये बता दो कि उसमें से कितना इंटर स्टेट वाले को, जो कि आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन था, कंपोजिशन था या फिर आपका यूआईएन होल्डर था, वो आपको यहाँ पर वो डेटा पुटअप करना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पर आपका देखिए स्टेट दिया हुआ है, जिस स्टेट में आपने माल सेल किया है वो फिगर आपको देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं ले लेता हूँ दिल्ली, टोटल टैक्सेबल वैल्यू है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है ना, कि मैंने चलो भाई 100 रुपये का हमने माल को सेल किया था, ठीक है ना। और यहाँ पर अमाउंट ऑफ जो आईजीएसटी है आपने कितना लिया होगा? अगर 5% का अगर है तो फिर आपको यहाँ पर वो फिगर आपको डालना पड़ेगा, 2 रुपया 50 पैसा, यही ना होगा? तो इसी तरीके से आपका जितना भी स्टेट है वो 1 बाय 1 करके आपको लेते जाना। यहाँ पर आपका ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड करते जाइए और लेते जाइए। मेरी बात क्लियर है? बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो चलिए इसे फिलहाल मैं कर देता हूँ कैंसिल, ठीक है। चलिए, लेकिन आपको क्या करना? कंफर्म करना है। अब आइए इसके आगे क्या, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एलिजिबल आईटीसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को स्किप ना करें, 1 बाय 1 करके आप सारे चीज़ को देखते रहे तो आपको पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, जिसके कारण आप बहुत ही आसान तरीके से किसी भी टाइप के लेन देन का आप रिटर्न जीएसटी और 3B का आसानी से फाइल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं एलिजिबल आईटीसी के अंदर। देखिए अब इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ अपना आईटीसी का समरी ही डालना है। यहाँ पर आपको कहीं पर भी टैक्सेबल अमाउंट का आपको यहाँ पर कॉलम नहीं दिखेगा। सीधी तौर पे यहाँ पर क्या है? आईजीएसटी है, सीजीएसटी और एसजीएसटी प्लस आपका यहाँ पर शेष है। और सेल में आपका क्या था? एक कॉलम आपका ऐड किया हुआ था, बोले तो आपका टैक्सेबल वैल्यू। मेरी बात को समझे ना? तो यहाँ पर परचेज के अगेंस्ट में जो भी हमने जीएसटी पे किया है, जिसका हमें आईटीसी लेना, उसका ब्यौरा हमें यहाँ पर देना। देखिए पहला आपका क्या दिया हुआ? आईटीसी अवेलेबल है ना, वेदर इन फुल और पार्ट, या तो पूरा या फिर आधा।
या इसका कुछ हिस्सा। अब सीधी सी बात है कि यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये क्या होता है, जब हम दूसरी कंट्री से कोई माल को आयात करते हैं, उसको आयात करने में हमने जो गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है उसका जो आपको आईटीसी क्लेम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आईजीएसटी वाले कॉलम में वो फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने पे किया है तो उसका आईटीसी बिल्कुल आपको मिलेगा, तो आप यहाँ पर वो वाला फिगर डाल देंगे जितना आपने आईजीएसटी को पे किया था। ठीक है, उसी तरीके से आपका क्या दिया हुआ, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यहाँ पर माल के अगेंस्ट में है और यहाँ पर क्या है, सर्विस के अगेंस्ट में, यानी कि हमने जो सेवाएं ली हैं कहाँ से भाई, दूसरे देशों से। मेरी बात को समझे ना, तो उसके अगेंस्ट में जो भी आपने आईजीएसटी के रूप में टैक्स पे किया है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है, और अगर नहीं है तो ये आपका खाली रहेगा। और आगे चलते हैं, नंबर 3 में क्या दिया हुआ, इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। अभी आपने देखा था सेल में भी था नहीं, ये था कि नहीं, वहां पर हमने दिखाया था कि हाँ भाई हमने इनवर्ट सप्लाई वाला माल को हमने परचेज किया है, अब उसका आप आईटीसी तो ले सकते हो ना। गवर्नमेंट का क्या रूल है कि पहले अपने पॉकेट से कैश को भरो, फिर उसके बाद आप उसका आईटीसी ले सकते हैं। तो जब आप उसका आईटीसी लीजिएगा किसका, रिवर्स चार्ज के अगेंस्ट में, तो फिर आपको क्या करना है, अगर आपने आईजीएसटी पे किया है तो यहाँ भरेंगे, और एसजीएसटी सीजीएसटी पे किया है तो फिर आप इस 2 कॉलम में फिलअप करेंगे। मेरी बात क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग और भी आगे चलते हैं। अब देखिए चौथा नंबर क्या बोल रहा है, इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी। आईएसडी का माने क्या होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है ना, इनवर्ट सप्लाई यानी कि अगर आपने आईएसडी जैसे डीलर से अगर आपने कोई माल परचेज या फिर अगर सर्विस बाय किया है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसका अलग से आपको डिटेल आपको देना पड़ेगा कि कितना आपने आईजीएसटी पे किया, और अगर लोकल से है तो कितना आपका सीजीएसटी और कितना आपका आईजीएसटी है। अब आपके सवाल उठ रहा होगा कि भाई आईएसडी होता क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। क्या होता है कि एक कंपनी होती है, उसके अलग अलग अदर स्टेट में बहुत सारे उसके ब्रांचेज होते हैं। कंपनी का पैन कार्ड तो एक होता है, लेकिन उसके जो जीएसटी नंबर होते हैं ना उसी पैन पे अलग अलग होते हैं, यानी कि पैन कार्ड एक हो गया लेकिन जीएसटी नंबर सबका अलग अलग हो गया। इस तरह की कंपनी को क्या बोलते हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। मेरी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। इन सब के अलावा अगर आपका किसी भी टाइप का लेन देन होता है वो आपका कहाँ चला जाता है, ऑल अदर आईटीसी। अब आपको मैं बता दूं सीधा मोटी बात, आप जो भी माल परचेज एंड सेल करते हैं ना, जो माल खरीदते हैं, ठीक है, उसी माल को बेचते हो ना, तो उस माल को खरीदने में यानी कि सिंपल वे में जिसका आपको आईटीसी मिल जाता है वो सारा कहाँ जाएगा, ऑल अदर आईटीसी में। मेरी बात क्लियर है ना। ऑल अदर आईटीसी बोले तो जैसे कि मान के चलो कि मैं जिस भी वस्तु का मैं व्यापार करता हूँ उस वस्तु को खरीदने में जो मैंने पे किया वो भी यहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम इंटरनेट प्लस मोबाइल का जो सर्विस लेते हैं उस पर हम लोग जीएसटी पे करते हैं वो भी यहीं आएगा। फ्रेट पर हम लोग जीएसटी पे करते हैं वो भी यहीं आएगा। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं। तो इस तरीके से जिसका हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं वो सारा का सारा कहाँ आएगा, ऑल अदर आईटीसी में। मेरी बात क्लियर है। तो अगर आपका है तो यहाँ पर हम लोग फिलअप करेंगे आईजीएसटी में। मैं मान लेता हूँ कि चलो हमारा आईजीएसटी में 100 रुपया था, मैं एज्यूम कर लेता हूँ, और आपका सीजीएसटी में आपका 10 रुपया था, और एसजीएसटी में आपका बाय डिफॉल्ट 10 रुपया आ गया। ठीक है ना। और आप और आगे आइए, अब यहाँ पे दिया हुआ आईटीसी रिवर्स, ये क्या दिया हुआ है, एज पर रूल 42 एंड 43 ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी रूल। ये वाला जो आपका जो सेक्शन दिया हुआ है ना, ये आपका कैपिटल गुड्स के अगेंस्ट में दिया हुआ है, क्योंकि कैपिटल गुड्स का मामला ऐसा होता है कि जो भी बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है ना वो प्लांट वगैरह मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो परचेज करती है, जो कि लाखों करोड़ों अरबों रुपयों का होता है। तो उसमें जो फिगर जो होता है ना जीएसटी का वो काफ़ी बड़ा होता है। तो गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि आप वन टाइम में उसका आप आईटीसी क्लेम
नहीं कर सकते। उसके लिए कैलकुलेशन किया जाता है कि उसमें भाई आप टैक्सेबल आइटम कितना बनाते हो, एग्जाम्प्टेड आइटम कितना बनाते हो, या उससे दोनों बनाते हो, या फुल्ली टैक्सेबल बनाते हो। मेरी बात को समझे ना। तो उसके लिहाज से एज पर रूल 42 एंड 43 उसे कैलकुलेट किया जाता है। जो भी कैलकुलेशन से आपका वैल्यू निकलता है उसको पूरा 5 साल तक उसे हमें कैरी फॉरवर्ड करना होता है, यानी कि 12×5 = 60। क्योंकि हर महीने आपको क्या करना है, एक हिस्सा उसका आईटीसी आप ले सकते हैं। मेरी बात को समझे ना। अगर इस तरह का अगर कोई आपने बाय किया है तो उसके अगेंस्ट में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद ये आपका अदर्स है। इसके अलावा कुछ होता है तो फिर आप अदर्स में फिलअप कर सकते हैं। इन सभी का जोड़ आपका नीचे यहाँ पर दिख जाएगा। अभी देखा ना, ये टोटल जोड़ आया ना। ठीक है, ये आपको पूरा आईटीसी उस पर्टिकुलर मंथ पे मिल जाएगा कि जिस मंथ में आप जीएसटी और 3B का रिटर्न फाइल करने जा रहे हो। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, डी में, जिसका कि हमें आईटीसी नहीं मिलता है, लेकिन ये कॉलम तो दिया हुआ है इन एलिजिबल आईटीसी, यानी कि ऐसा आईटीसी जो कि हमने जीएसटी तो पे किया लेकिन हम उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, जो कि सेक्शन दिया हुआ 17 सब सेक्शन 5। अब इसमें क्या होता है, मैं ये सेक्शन में आपको बता देता हूं। वैसे आप गूगल में सर्च करोगे तो वैसे भी आपको मिल जाएगा। मोटी बात है कि भैया कोई भी ऐसा आइटम आपने बाय किया है जो कि आपके बिजनेस से मैच नहीं करता, यानी कि सेम बिजनेस नहीं है। मेरी बात को समझे ना। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं किसी भी गुड्स का मैं व्यापारी हूँ, मैंने होटल में मैंने खाना खा लिया, तो फूड एंड बेवरेजेस का जो बिल हम जो पे करेंगे ना, उसके अगेंस्ट में तो जीएसटी हम भी पे करेंगे। तो इस टाइप का बिल का हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो मैंने आपको मोटी बात मैंने बताई कि भैया जब सेम आपका बिजनेस नहीं है तो इस तरीके से अगर कोई हम टैक्स पे करते हैं तो वो इनएलिजिबल आईटीसी में आता है। मेरी बात क्लियर है। इसके अलावा कुछ है तो आप यहाँ फिलअप कर दीजिए। मेरी बात क्लियर हुई ना। अब आपको क्या करना है, यह आईटीसी का सारा ब्यौरा फिलअप करने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना और फिर आपको क्या करना है, सेव पर भी क्लिक करते जाना। ठीक है ना। अब यहाँ पर अब आगे देखिए, हमारा 3 जो टेबल था वो हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आते हैं 5वें में। ये वाला आपका कह रहा है ना, एग्जेम्प्टेड नील एंड नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाई जो हमने खरीदा हो। अब यहाँ पर देखिए आपका ये 2 कॉलम यहाँ पर बना हुआ। ये पहला वाला किसके लिए बना भाई, फ्रॉम ए सप्लाईज अंडर कंपोजिशन स्कीम एग्जेम्प्टेड एंड नील रेटेड सप्लाई, यानी कि जो हमने खरीदा है। ये क्या बोल रहा है, इनवर्ट सप्लाई के बारे में बोल रहा है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई, यानी कि आपने बाहर से कितना खरीदा, और इंट्रा स्टेट सप्लाई, और आपने अपने राज्य से कितना खरीदा। मेरी बात क्लियर है ना। तो इसमें कौन सा आइटम आ रहा है, किससे लिया भाई, कंपोजिशन स्कीम वाले से। ठीक है, एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड सप्लाई। मेरी बात क्लियर हुई ना। तो सीधी सीधी बात है ना, इसमें भाई कोई टैक्स नहीं लगा है, तभी तो वो गवर्नमेंट आपका हिसाब मांग रही है ना। इसी तरीके से अगर नॉन जीएसटी अगर आपने इनवर्ट सप्लाई किया है, अगर दूसरे राज्य से किया है तो इंटर स्टेट में उसका वैल्यू डालेंगे, और अगर इंट्रा स्टेट से किया है बोले तो अपने राज्य से, तो हम लोग कहाँ भरेंगे, इस वाले कॉलम भरेंगे। बहुत ही क्लियर है, इसमें टैक्स का कोई गपशप नहीं होगा। यहाँ पर माल का वैल्यू डालना, टोटल वैल्यू। चलिए अब इसे भी हम लोग कर देते हैं कन्फर्म, को डेटा हमने नहीं भरा। अब आपका क्या बच जाता है, इंटरेस्ट एंड लेट फी। ये बाय डिफॉल्ट आता है, आपको जहां पर दिख रहा होगा ना 175 CGST में और 175 हमारा SGST में लेट फाइन दिख रहा है, जो कि हर हाल में हमें इसके लिए कैश ही पेमेंट करना पड़ेगा। यहां तक तो हो गया। अब आपको सिंपल वे में क्या करना है, इसे सेव करना था। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर चले जाते हैं प्रोसीड टू पेमेंट। देखिए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, अब यहाँ पर आप देखोगे नीचे आकर के सबसे लास्ट में ये सारा आपको यहाँ पर फिलअप हुआ मिलेगा। हमें यहाँ पर ऑफसेट करने की ज़रूरत नहीं होती है कि मैनुअल हमें फिलअप करना पड़े, ये बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर देखोगे ये हम पर क्या बन रही थी, लायबिलिटी। ये वाला जो है ना, ये आपका लायबिलिटी का कॉलम है। अब यहाँ पर आपका जो भी टैक्स आपका था, तो यहाँ पर ये देखिए ऑफसेट आपका ऑटोमेटिक हो गया है ना। यहाँ पर देखिए IGST 100 रुपये के रूप में ऑफसेट हो गया। इसका माने यहाँ पर देखिए बैलेंस आपको 400 रुपया आपको पे करना है। यहाँ आपका 250 रुपये की लायबिलिटी बन रही थी, है ना। CGST के रूप में आपने यहाँ पर 10 रुपये का ITC
बाय डिफॉल्ट क्लेम कर लिया तो आपको टोटल 240 रुपए देना, यहाँ भी 240 रुपए देना। मेरी बात को समझे ना। तो ये जो ऑफसेट होता है ना ऑटोमेटिक होता है, आपको करने की जरूरत नहीं होती है। मेरी बात क्लियर है। और हम लोग इधर देखते हैं इसको राइट साइड में जब आप आइएगा तो यहाँ पर देखिए हमारा 25 रुपये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रिवर चार्ज के बारे में, है ना, क्योंकि रिवर चार्ज हमें भी इसका टैक्स पे करना था तो हमें यहाँ पर वो इसे यहाँ पर जोड़ रहा है, तो हमें इसका भी टैक्स पे करना था तो वो भी यहाँ पर आपका फिगर आ चुका है। अब यहाँ पर जब आप आइएगा देखिए लेट फाइन हमारा लग रहा था ना 175 रुपया, ये भी हमें देना है। अब यहाँ पर देखोगे टोटल आपका ये फिगर आ जाता है कि 400 रुपया आपका IGST के रूप में, बाकी 440 रुपया SGST CGST प्लस जो आपका 175 रुपया है वो आपको लेट फाइन में पे करना है। अब सिंपल सी बात है, जब तक आप इसे चलान बना करके पे नहीं करोगे आपका GSTR 3B का रिटर्न फाइल होने नहीं जा रहा है। मेरी बात क्लियर है कि नहीं। बस सिंपल वे में आपको क्या करना है, क्रिएट चलान पे क्लिक आपको कर देना है तो आपका चलान भी जनरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप आसानी से नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपने चलान का पेमेंट करके आप प्रोसीड टू फाइल पे जब आप क्लिक करोगे तो फिर आपका GSTR 3B का रिटर्न फाइल हो जाएगा। चलान बनाने के बाद किस तरीके से पेमेंट करना है इस पर वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो कंप्लीट तौर पर आप उस वीडियो को देख लेना। तो यहाँ पर इस तरीके से आप पूरा GSTR 3B का आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से GSTR 3B के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। तो इस वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।